हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, 24 जून का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए फटाफट से बिल्कुल लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स कनेक्ट हो सकें और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, तो फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे, फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे और बिल्कुल लाइक करते चलेंगे। ठीक है डियर, चलिए स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल 24 जून का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहता है? बिल्कुल डियर, जैसा कि आप को दिख रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस। डियर बहुत जरूरी है, चाहे हमारा वर्क हो, लाइफ हो, सभी में बैलेंस बहुत जरूरी है। डियर किसी भी पॉइंट पर हो, हम एजुकेशन की बात करें, हम किसी भी चीज की बात करें, बैलेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कई बार हम इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, तो बहुत सारे टाइम तक हम क्या स्टडीज पे ही बहुत फोकस देते हैं, उस वजह से हमारी हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, हमें अपनी स्टडी पे भी ध्यान रखना है ना। हमें थोड़ा सा क्या करना है, हमें बिल्कुल किताबों में ही नहीं डिपेंड हो जाना है, हमें थोड़ा सा ओपनली बाहर भी निकलना है, वॉक पे भी जाना है ना, एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, चीजों को प्रैक्टिस भी करना है, जिससे हम बहुत ज्यादा क्या ना हो, बहुत अपने आप को ग्रो कर सकें, हर एक फील्ड में हम अपने आप को ग्रो कर सकें। ठीक है डियर, तो बिल्कुल वर्क हो या लाइफ हो, बैलेंस बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, जैसा हम बोलते हैं इन जनरली, है ना। तो हमें किसी भी चीज के मैक्सिमम एंड पर नहीं जाना, हमें एक बैलेंस रखते हुए, चीजों को करते हुए आगे बढ़ते चलना है। वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है डियर, तो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ, इसी पॉइंट के साथ कि लाइफ को या वर्क को या काम को हमें बैलेंस करते हुए चलना है, एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है। जैसे क्या होता है, कई बार हमारा कोई सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो हम उस पर बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं या उसको हम बहुत टाइम देने लगते हैं। जो हमारा वीक सब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और वही अवॉइडेंस कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम पे हमारे लिए एक हर्डल बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाती है, जो कि हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी होती है। तो हमें समय रहते हर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी को देखते हुए, हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, उसको टाइम देते हुए एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होता है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, एप्टीट्यूड होता है। उस एप्टीट्यूड के साथ हमें हर सब्जेक्ट को डील करना होता है। ठीक है, जैसे किसी का क्वांट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी का रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस भी तरह से है वो आप अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कहां पर किस तरह से मुझे डील करना है। ठीक है, उस तरह से आपको देखते हुए चलना है और इंटरेस्टिंग बनाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है डियर, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। चलिए, तो बिल्कुल इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डियर अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में हम लोग पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इसी के साथ ही इस सेशन में पहले हम लोग करंट न्यूज का डिस्कशन करते हैं, देन इसके बाद में एमसीक्यू डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, देन इसके बाद हम लोग क्विज विनर्स को अनाउंस करते हैं, किसका आंसर देखते हैं, और फिर टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो ये पूरा कंपाइल्ड सेशन होता है, जिससे आप पूरी तरीके से एनर्जाइज रहते हुए, है ना, एनर्जी के साथ, इंटरेस्टिंग वे से आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर पाए और फाइनली उन्हें रिकॉल भी कर पाए, याद भी कर पाए, और एक मोटिव बना रहे, फाइनली एक चार्म बना रहे आपको करंट अफेयर्स की न्यूज के लिए एंड इस सेक्शन के लिए। ठीक है डियर, बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहने वाली है। तो दैट इज फर्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल बिहार से। अगर हम बात करें डियर, बिहार में अभी हाल ही में 2 दिन का 22 जून से 2 दिवसीय G20 लेबर एंगेजमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? बिहार राज्य कर रहा है। ठीक है, लेबर एंगेजमेंट समिट होने वाली है। G20 की लेबर एंगेजमेंट समिट हो रही है कहां पर? बिहार में। ये 22 जून से ये 2 दिवसीय जो शिखर सम्मेलन है ये शुरू हो चुका है। ठीक है, कहां पर शुरू हुआ है? बिहार में शुरू हुआ है, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। लेबर एंगेजमेंट समिट कहां पर ये होस्ट हो रही है? कौन इसे होस्ट कर रहा है? बिहार में ये होस्ट हो रही है। ठीक है, चलिए कनेक्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। G20
G20 लेबर एंगेजमेंट समिट, ठीक है डियर, G20 लेबर एंगेजमेंट समिट, G20 लेबर एंगेजमेंट समिट, ये डियर कहां पर हो रही है भाई? बिहार में। अगर हम डेट की बात करें तो कब से स्टार्ट हुई है? 22 जून, ठीक है। एज अ इंफॉर्मेशन हम डेट याद रख लेंगे, डेट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। G20 ध्यान रखना है। G20 की लेबर एंगेजमेंट समिट हाल ही में कहां पर हुई है? तो बिहार में हुई है। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की राजधानी पटना में 22-23 जून को 2 दिवसीय G20 लेबर एंगेजमेंट समिट जो है इसकी मेजबानी करने के लिए क्या है? तैयार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वन लाइनर फैक्ट है आपका, बिल्कुल ही इन्फो है, यहां पर कोई अदर पॉइंट जो बन रहे हैं वो फाइनली हम लोग देखने वाले हैं। G20 लेबर एंगेजमेंट समिट बिहार में पटना में 2 दिन के लिए 22 और 23 जून को फाइनली होने वाली है। 2 दिन की समिट है ये। तो फाइनली डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से यही बनेगा, बताइए अभी हाल ही में लेबर एंगेजमेंट समिट को, G20 लेबर एंगेजमेंट समिट को कहां पर ये हुई है, किस सिटी में हुई है? तो बिहार के पटना में फाइनली ये हुई है। लोकल प्लेस का भी नाम हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे चलें डियर। तो बात कर रहे हैं यहां पर कि ये जो समिट है ये किसके लिए है? आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इन द नोडल एजेंसी फॉर दिस मेगा इवेंट। इस इवेंट की जो मेजबानी कर रहा है, जो आयोजन कर रहा है, ये स्टेट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। स्टेट का आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इसकी आयोजन को कर रहा है। which will witness participation of around 180 delegates of G20 member countries। भाई 180 प्रतिनिधि यहां पर भाग लेंगे G20 सदस्यों में, G20 सदस्यों में, G20 मेंबर्स में, G20 मेंबर्स में यहां पर 180 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जो लेबर एंगेजमेंट समिट हुई हाल ही में बिहार के पटना में, फाइनली यहां पर कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया? तो अराउंड 180 डेलीगेट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है डियर। और इसका जो आपका आयोजन हुआ, जो ये इवेंट हुआ, इस मेगा इवेंट को किस एजेंसी के द्वारा कराया गया है? इस मेगा इवेंट को किसके द्वारा कराया गया है? मेगा इवेंट किसके द्वारा कराया गया? तो फाइनली हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है डियर, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल डियर। क्लास के साथ ही आप नोट करते चलेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास के साथ ही आप नोट करते चलते हैं तो उसका बहुत ही बेनिफिट रहता है। आपको क्लास के साथ ही सारे पॉइंट्स, फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, अलग से कोई टाइम आपको नहीं देना होता है, ठीक है। और जो बिल्कुल न्यू वियर है, बिल्कुल वो भी डियर समझ लें कि हम लोग जो भी करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो भी न्यूज डिस्कस करते हैं, फाइनली उसे पिक्चर के फॉर्म में, है ना, फिगर के फॉर्म में क्रिएट करके चलते हैं, जिससे हमें थ्योरी के पार्ट को ना लिखना पड़े और सारे पॉइंट्स हम आसानी से लॉन्ग पीरियड तक उनको याद रख सके, है ना। क्लियर हो रहा है सभी को इतना? चलिए बिल्कुल, हम लोग ही फर्स्ट ही न्यूज पर हैं, अभी फर्स्ट न्यूज पर हैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं गए हुए, फर्स्ट न्यूज पर ही हैं डियर। बिल्कुल फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे जिससे और भी एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो सके और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए, तो आई होप बिल्कुल आप क्लियर कर पा रहे होंगे। यहां पर भी जो पॉइंट्स हमने ऐड किए डियर, ये आप फर्स्ट पॉइंट पे ही ऐड कर लेंगे यहां पर ही कि भाई किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये मेगा इवेंट किसके द्वारा किया गया है? तो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। कितने डेलीगेट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे? 180 डेलीगेट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। G20 मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स जो कंट्री हैं, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ देखिए यहां पर बात हो रही है 22 जून को डेलीगेट्स विल अटेंड योगा सेशन भी रखा गया है एट पटना अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्यूटर्स ऑफ फेमस बिहार स्कूल ऑफ योगा, जो कि बिहार का जो फेमस स्कूल है, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में, ठीक है ना डियर। फेमस बिहार का गाइडेंस स्कूल है, योगा स्कूल है, ये कहां पर है? मुंगेर में, बिहार स्कूल ऑफ योगा। तो बिल्कुल ये पॉइंट भी आप ऐड करते चलेंगे, है ना। बिहार स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा,
ये डियर कहां पर है? मुंगेर, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, ठीक है डियर, मुंगेर में। तो डेलीगेट्स अटेंड करेंगे, योगा सेशन को भी अटेंड करेंगे, ठीक है, एट पटना, पटना के मुंगेर में लोकल प्लेस है आपका मुंगेर, ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो कि फेमस स्कूल है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप इसको ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट भी आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे। आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा, इतना क्लियर होगा सभी को, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बिल्कुल यहां पर बात हो रही है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा अभी हाल ही में पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और ये बिल्कुल नए फीचर के साथ लॉन्च किया गया है, यानी जो यहां पर आइडेंटिफिकेशन, जो यहां पर ई-केवाईसी ये करेगा, फेस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ये फाइनली ऐप क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। ई-केवाईसी यानी फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ, फीचर के साथ ये आइडेंटिफाई करेगा। ये अपने आप में बिल्कुल नई चीज है, ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल नई चीज है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई-केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है डियर। चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे पीएम किसान मोबाइल ऐप। पीएम किसान मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है डियर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके डियर खासियत क्या है? इसकी खासियत है फेस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर जो है ये इस ऐप का, इसकी खासियत है। थ्रू दिस ऐप रिमोट फार्मर्स कैन डू ई-केवाईसी बाय स्कैनिंग द फेस विदाउट ओटीपी और फिंगरप्रिंट। यानी अगर हम बात करें बिना ओटीपी या बिना फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी कर सकते हैं, ई-केवाईसी कर सकते हैं बिना ओटीपी के और बिना फिंगरप्रिंट के, ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर ये एकदम नया है, इसमें यहां पर ये पॉइंट न्यू है। पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है डियर। चलिए फटाफट से देखते हैं कुछ और पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है यहां पर कनेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो पीएम किसान इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस स्कीम है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की, एंड ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ स्टेट्स, जो कि स्टेट्स को सपोर्ट करती है, एंड सेंटर इज इन a position to pay the installment to about 8.5 crore farmers after the completion of their KYC। KYC पूरी होने के बाद अगर हम बात करें ये लगभग अप्रोक्स 8.5 करोड़ किसानों को उनकी KYC पूरी होने के बाद किस्त का भुगतान करने की स्थिति में होगा, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू ये बहुत ही पीएम किसान केंद्र सरकार की एक बहुत व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए केवाईसी कंप्लीट होने पर डियर ई-केवाईसी के कंप्लीट होने पर यहां पर कितने फार्मर्स को कितनी फार्मर्स की इंस्टॉलमेंट्स पहुंचने वाली हैं? 8.5 करोड़ फार्मर्स, 8.5 करोड़ फार्मर्स। ये फिगर भी आपको डियर ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर ई-केवाईसी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आई होप, है ना, बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। और डियर एक और चीज है, अगर हम बात करें यहां पर अभी आगे भी फैक्ट देखने को मिलेंगे, आपने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड मैंने कई बार डिस्कस किया है आपके साथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। ऐसे
फैमिलीज जो अभी तक बैंकों के अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है, जिनके पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है, ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां पर बैंकों की सर्विसेज नहीं है, बैंकों की ब्रांचेस नहीं है, वहां तक बैंकों को पहुंचाना, वहां तक कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका डियर मेन बेनिफिट क्या होता है? वित्तीय समावेशन बोलते हैं हिंदी में। डियर इसका बेनिफिट यह होता है, अगर हम शॉर्ट में बहुत ही बोलें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेनिफिट क्या निकल कर आता है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करने में बहुत अधिक हेल्प की है फाइनेंशियल इंक्लूजन ने। यही मोटिव होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना। और इसका गवर्नमेंट ने सबसे अधिक यूटिलाइजेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किया है। इसके आगे चलेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे जो हमारे लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनसे हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट है फाइनली जो इसके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सका है और फाइनली गवर्नमेंट अपनी योजना को फाइनली सक्सेस कर पाई है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो देखिए यहां पर वही बात हो रही है, पीएम किसान इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम है। भाई पीएम किसान की बात करें तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीएम किसान one of the world's largest DBT scheme, world largest DBT scheme, ठीक है, in which farmers get 6,000 rupees directly transferred through Aadhaar linked bank account in 3 installments in a year। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स इन ईयर में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए फार्मर्स के अकाउंट्स में फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। बहुत ही आसानी से ये चीज हो पाई है। कितना अमाउंट देखिए बोल रहे हैं, 2,42,000 करोड़, 2,42,000 करोड़ रुपए, 2,42,000, 2.42 लाख करोड़, 2.42 लाख करोड़। ठीक है, 2,42,000 crore rupee have been transferred to the account of more than 11 crore farmers। डियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बजट में भी ये फिगर बताया गया था और डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकता है और बनता है कि बताइए लास्ट ईयर की अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है पीएम किसान के जरिए। 2.42 लाख करोड़ का अमाउंट क्या किया गया है? ये अमाउंट है, ये अमाउंट क्या किया गया है? किसानों के खातों तक, फार्मर्स के अकाउंट्स तक पहुंचाया गया है। इससे कितने बेनिफिटेड, कितने फार्मर्स हैं जो बेनिफिटेड हुए हैं? तो डियर बेनिफिटेड हुए हैं यहां पर 11 करोड़ फार्मर्स, 11, मोर देन 11 करोड़ फार्मर्स। 1 सेकेंड, ठीक है, 11 करोड़ फार्मर्स, मोर देन। ठीक है, 11 करोड़ से अधिक, 11 करोड़ से अधिक किसानों को यहां से लाभ मिला है। और कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है? 2.42 लाख करोड़। डायरेक्टली ये हमारे करंट बजट का भी पार्ट था, फाइनली ये फिगर वहां भी बताया गया था, तो ये फिगर डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं कि बताइए हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कितने करोड़ किसानों तक फाइनली ये लाभ पहुंचा चुकी है? तो 11 करोड़ से अधिक फार्मर्स तक ये लाभ पहुंच चुका है। ठीक है, और कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जा चुका है? 2.42 लाख करोड़। तो बिल्कुल आई होप इतना आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाती हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो पहुंचता है 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, टोटल आपका ईयरली 6,000। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आप क्लियर कर पा रहे होंगे, है ना। तो इस न्यूज में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट चीज अगर हम बात करें तो बिल्कुल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया पीएम किसान मोबाइल ऐप। क्या लॉन्च किया गया है डियर? बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और पीएम किसान मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया, इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर है, क्या नया है? नया ये है कि फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी इसकी केवाईसी, ई केवाईसी कंप्लीट की जा सकती है, विदाउट ओटीपी, विदाउट फिंगरप्रिंट, विदाउट ओटीपी और विदाउट फिंगरप्रिंट। ठीक है डियर, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आफ्टर ई केवाईसी के बाद अगर हम बात करें 8.5 करोड़ फार्मर्स हैं जिनको, जो 8.5 करोड़ फार्मर्स हैं जिनको ये बेनिफिट पहुंचाया जा सकेगा, है ना।
फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमने डिस्कस किया, डीबीटी के बारे में बताया, वही नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखने को मिला। पीएम किसान की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम में गिनी जाती है, जिससे सबसे अधिक डीबीटी किया जा सका, है ना। 2.42 लाख करोड़ का अमाउंट फाइनली फार्मर्स के अकाउंट तक कितना अमाउंट पहुंचाया गया और कितने करोड़ फार्मर्स यहां से बेनिफिट हुए, तो डियर मोर देन 11 करोड़, मोर देन 11 करोड़ फार्मर्स, मोर देन 11 करोड़ फार्मर्स। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, डीजीसीए की बात हो रही है डियर। एज अ इंफॉर्मेशन है बिल्कुल, डीजीसीए ने सस्पेंड किया है लाइसेंस एयर इंडिया पायलट फॉर अलाउइंग अनऑथराइज्ड पर्सन इनटू कॉकपिट। डीजीसीए ने अनाधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति देने पर एयर इंडिया के पायलट का लाइसेंस क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और डीजीसीए की बात करें तो डियर बिल्कुल अच्छी तरीके से आप जानते हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। चलिए फटाफट से देखते हैं कुछ और पॉइंट डायरेक्टली यहां पर एज अ इंफॉर्मेशन है। द डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए हैज सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ एन एयर इंडिया पायलट। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां पर यह बन सकता है कि बताइए अभी हाल ही में डीजीसीए ने किसका लाइसेंस रद्द किया है, एयर इंडिया पायलट का लाइसेंस क्या किया है, सस्पेंड किया है। किसने किया है, डीजीसीए ने किया है, ठीक है। एयर इंडिया पायलट, एयर इंडिया पायलट लाइसेंस क्या हुआ है, सस्पेंडेड हुआ है। ठीक है डियर, ठीक है। और ये सस्पेंड कितने टाइम के लिए हुआ है डियर, इन अ 1 ईयर, सस्पेंडेड 1 ईयर। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर हो रहा। एज अ इंफॉर्मेशन है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, डीजीसीए ने एयर इंडिया पायलट का लाइसेंस रद्द किया है। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। क्यों रद्द किया है, एक अनाधिकृत व्यक्ति जिसको कॉकपिट में एंट्री लेने की अनुमति दी गई, इस वजह से ऐसा किया गया है और ये बहुत बड़ी एक चूक मानी जा रही है, इस वजह से ऐसा ये लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया पायलट है, ठीक है। और ये किस उड़ान के बीच हुआ अगर हम देखें तो इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन यहां पर बताया गया, द डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए हैज सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ एन एयर इंडिया पायलट और 1 ईयर फॉर अलाउइंग एन अनऑथराइज्ड पर्सन इनटू द कॉकपिट ऑफ द चंडीगढ़ लेह फ्लाइट। ठीक है, चंडीगढ़ लेह फ्लाइट में यह घटना देखने को हमें मिली है, चंडीगढ़ लेह फ्लाइट, चंडीगढ़ लेह फ्लाइट। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग फटाफट से चलेंगे तो डीजीसीए के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम डीजीसीए की बात करें, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो डियर किसके अंडर में आएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आएगा। हेडक्वार्टर की बात करें हम तो न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ऑफिस ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना। मिनिस्ट्री में कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, फाइनली ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिप्टी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल वीके सिंह है, डिप्टी मिनिस्टर। रेगुलेटर एग्जीक्यूटिव कौन है इनके, रेगुलेटर एग्जीक्यूटिव है विक्रम देव दत्त, विक्रम देव दत्त। पेरेंट डिपार्टमेंट इसका कौन है डियर, पेरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। पेरेंट रेगुलेटर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। तो डियर ये कुछ इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, फाइनली आपको ये ध्यान रखनी है। डीजीसीए के हेडक्वार्टर की बात करें न्यू दिल्ली में है, ज्यूरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा। डिप्टी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल वीके सिंह है। मिनिस्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जिनके पास है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो है। पेरेंट डिपार्टमेंट और पेरेंट रेगुलेटर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। रेगुलेटर एग्जीक्यूटिव विक्रम देव दत्त। ठीक है डियर, तो आई होप ये स्टैटिक फैक्ट भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इतना यहां तक आपको क्लियर होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल अली बाबा से। अली बाबा नेम्स न्यू चेयरमैन एंड सीईओ, न्यू चेयरमैन एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। अली बाबा ने नए अध्यक्ष और सीईओ की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो बहुत ही ध्यान से यहां पर नेम हमें देखने होंगे। बिल्कुल अली बाबा ने न्यू चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया है, तो फाइनली हम लोग देखेंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं, न्यूज को कनेक्ट करते हैं। अली बाबा, अली बाबा का नाम लेते ही जैकमा में याद आ जाते हैं, है ना। न्यू चेयरमैन
एंड सीईओ। ठीक है, न्यू चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो फाइनली फटाफट से हम लोग देखेंगे यहां पर। तो डियर अलीबाबा ग्रुप ने घोषणा की है कि सह संस्थापक जो साई चेयरमैन है, अलीबाबा ग्रुप हैज अनाउंस्ड द को फाउंडर जोय साई इज टेकिंग ओवर एज चेयरमैन while Idai Wu, currently chairman of e-commerce business Taboo and Tamal Group has been appointed CEO। तो यहां पर जो वर्तमान में ई कॉमर्स के व्यवसायों में ताओ बो के टमाल ग्रुप के चेयरमैन हैं को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि एडीबू जो वर्तमान में ई कॉमर्स के व्यवसायों है ना, तो डियर यहां पर सह संस्थापक जो तसाई चेयरमैन पद संभाल रहे हैं, ये चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, एंड सीईओ के रूप में एडी वू जो वर्तमान में ई कॉमर्स के व्यवसायों और ताबो टमाल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डियर यहां पर जो पर्सन आ जाएंगे वो आपके आएंगे कौन, ठीक है, एडी वू, वाइल करेंटली चेयरमैन है ये कॉमर्स बिजनेस के एंड द टमाल ग्रुप के। ठीक है, को फाउंडर टेकिंग ओवर एज चेयरमैन। ठीक है, तो डियर आई होप बिल्कुल आपको इतना क्लियर होगा। अलीबाबा ग्रुप ने घोषणा की है कि सह संस्थापक जो साई चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं अभी तक, जब एडी वू जो वर्तमान में ई कॉमर्स व्यवसायों ताओ बाओ के और टमाल ग्रुप के चेयरमैन हैं को सीईओ की नियुक्त किया गया है। इनको क्या किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है, जो कि चेयरमैन है ताओ बाओ टमाल ग्रुप के, इनको सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ हम लोग चले नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या बात हो रही है। अगर हम बात करें करंटली अलीबाबा ग्रुप चेयरमैन एंड सीईओ डैनियल जैंग, डैनियल जैंग की बात करें तो ये आपके वर्तमान में प्रेजेंट टाइम कौन है, तो सीईओ डैनियल जैंग है। अलीबाबा क्लाउड इंटेलिजेंस ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में तकनीकी दिग्गज के क्लाउड व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए तैयार हो जाएंगे। डियर नेम थोड़े से बिल्कुल आप समझ ही पा रहे हैं कि बिल्कुल ये नेम किस तरह से हैं, अटपटे हैं। रिप्लेस किसको किया गया है, रिप्लेस किया है जो वर्तमान में करंटली हैं वो कौन है, वो हैं आपके डैनियल झैंग। ठीक है, डैनियल झैंग मैं और स्पष्ट यहां पर एक बार कर देता हूं, डैनियल झैंग। ठीक है, डैनियल झैंग, इनको रिप्लेस किया गया है जो ये चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में कार्यरत थे, चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में। डियर यहां पर बिल्कुल लगता रहता है कि कहीं पर कोई जो आपका नेम है वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन बिल्कुल हो सकते हैं, हो ही जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होने पर क्या होता है, डिफरेंसेस आने लगते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा देखिए लिखा हुआ है, करंटली अलीबाबा ग्रुप चेयरमैन एंड सीईओ डैनियल झैंग विल फोकस ऑन द टेक गैंट एंड क्लाउड बिजनेस एज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ अलीबाबा क्लाउड इंटेलिजेंस ग्रुप विच इज गेयरिंग अप फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट इज हम लोगों ने यहां पर ये पॉइंट्स में देखा है ना, न्यू चेयरमैन एंड सीईओ एडी वू एंड अलीबाबा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट यहां पे बचा हुआ है डियर, ऑल चेंजेस जो हैं ये इफेक्ट में कब से आएंगे, ये इफेक्टेड फ्रॉम है ना, ये इफेक्ट में आएंगे, इफेक्टेड with effected from 10th सितंबर। ठीक है, 10th सितंबर से ये इफेक्ट में आ जाएंगे, 10th सितंबर से इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, विद इफेक्टेड फ्रॉम। फिर बात हो रही है झैंग ने 2015 में सीईओ और 2019 में अध्यक्ष के पद पर काम किया है ना। झैंग जिनकी अभी हमने बात की, फाइनली 2015 में सीईओ और 2019 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला इन्होंने। 2019 में संस्थापक जैकमा है ना, 2015 में अगर हम बात करें तो इन्होंने सीईओ के रूप में, 2019 में बात करें तो एज अ चेयरमैन के रूप में, और फिर पदभार संभाला 2019 में संस्थापक जो जैकमा थे उनके पद छोड़ने के बाद। ठीक है, जैकमा के पद छोड़ने के बाद अलीबाबा को एक संपन्न काल के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो तब से जैकमा स्टेप्ड डाउन इन 2019।
ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो भी पॉइंट जितने बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, फाइनली उतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? इतना क्लियर है डियर? ठीक है, इतना क्लियर है बिल्कुल। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से सेशन को लाइक करते चले, है ना। यहां पर बिल्कुल भी कंजूसी मत करें, आपका लाइक हमें क्या करता है, इंस्पायर करता है। ठीक है, तो फटाफट से लाइक करें। और फोकस हम लोग बिल्कुल न्यूज़ पे कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। लिंक को भी शेयर कर दिया करें डियर, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट कनेक्ट हो सकें, जहां भी आप ग्रुप में कनेक्टेड हैं और फाइनली कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाइनली वहां तक आप उन तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग चलें नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट बात हो रही है भैया अरुंधति रॉय, आप सभी ने नाम सुना होगा बिल्कुल। अरुंधति रॉय जी रिसीव कर रही हैं यूरोपियन एसे प्राइज। यूरोपियन एसे प्राइज इनको रिसीव करना है। अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला, है ना। अरुंधति राय जी को यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है और ये बुकर प्राइज विजेता भी हैं बिल्कुल, है ना। तो चलिए, बहुत सारे पॉइंट और फैक्ट से डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करेंगे अरुंधति राय जी को। तो अरुंधति रॉय यूरोपियन एसे प्राइज, यूरोपियन एसे प्राइज, यूरोपियन एसे प्राइज। ठीक है डियर, आई होप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। किस नंबर का है डियर? 45th है, 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द चार्ल्स वेलन फाउंडेशन। ये यूरोपियन एसे प्राइज जो दिया जाता है अरुंधति रॉय जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार मिला है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार, 45th यूरोपियन एसे प्राइज मिला है अरुंधति राय जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। प्रेजेंट भाई इसको, इस पुरस्कार को किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फाउंडेशन है आपका, किस फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बिल्कुल मैं कलर चेंज कर लेता हूं, चार्ल्स वेलन, चार्ल्स वेन फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए फाइनली अरुंधति राय जी को दिया जा रहा है ना। यूरोपियन एसे प्राइज है, 45th नंबर का है, 45th नंबर का है। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अरुंधति राय जी को चार्ल्स वेलन फाउंडेशन के द्वारा जो 45th यूरोपियन एसे प्राइज दिया जा रहा है, 45th नंबर का है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनके दिया जा रहा है। निबंधों की जो अरुंधति राय की निबंधों की जो पुस्तक है आजादी 2021, है ना, आजादी 2021, आजादी 2021, स्पेशली द फ्रेंच ट्रांसलेशन, स्पेशली फ्रेंच ट्रांसलेशन, फ्रेंच ट्रांसलेशन को प्रेज किया गया है, प्रशंसा मिली है और फाइनली उसी के लिए इनको आजादी 2021 जो इनका एस्से है, निबंधों की एक पुस्तक है, उसके लिए इनको अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी अवार्ड दिया गया है, यूरोपियन एस्से प्राइज चार्ल्स वेलन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, अरुंधति राय जी को मिल रहा है। आई होप इतने पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यस कर दें, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कर देंगे। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट बात करें तो द अवार्ड सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर इन स्विट्जरलैंड के लॉसाने में फाइनली ये होगा, है ना। पुरस्कार समारोह लॉजन में होगा, स्विट्जरलैंड लॉजन में। ठीक है, 12 सितंबर को होना है, तो फाइनली ये भी पॉइंट डियर यहीं पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहीं पर कनेक्ट करते हैं। अवार्ड जो सेरेमनी होगी, अवार्ड सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी ये लॉजन स्विट्जरलैंड में होने वाली है, लॉजन
स्विट्जरलैंड, लॉजेन स्विट्जरलैंड। और डियर कब होने वाली है? 12 सितंबर, 12 सितंबर, 12 सितंबर को, ठीक है। यूरोपियन एसे प्राइज इज द फर्स्ट लिटरेरी अवार्ड है डेडिकेटेड टू सोलेली टू द जेनर ऑफ द एसे। भाई निबंध की शैली को समर्पित है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार पहला साहित्यिक पुरस्कार है, ये फर्स्ट आपका लिटरेरी अवार्ड है, फर्स्ट लिटरेरी अवार्ड है जो डेडिकेटेड है, फर्स्ट लिटरेरी अवार्ड है जो डेडिकेटेड है किसको लेकर डेडिकेटेड है भाई? ऐसे को, है ना, निबंध की शैली को लेकर ये डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड टू सोलेली टू द जेनर ऑफ द एसे, जेनर ऑफ द एसे, निबंध की शैली को समर्पित है, डेडिकेटेड है, फर्स्ट लिटरेरी अवार्ड है यूरोपियन एसे प्राइज। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। यूरोपियन एसे प्राइज 12 सितंबर को अरुंधति राय जी को दिया जाएगा, लॉजेन के, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में, जो इनकी निबंध की एक पुस्तक है ना, एक फ्रेंच ट्रांसलेशन है आजादी टू एंड 21, है ना, एक बुक ऑफ एसे है अरुंधति राय जी का जिसका नाम है आजादी टू एंड 21, उसके लिए फाइनली ये प्राइज इनको दिया जा रहा है। 45th यूरोपियन एसे प्राइज है। आई होप बिल्कुल इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। आप एक ही फिगर में सारे पॉइंट्स को ऐड करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ हम लोग चले नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट बोल रहे हैं रॉय इज नोन फॉर द नोटेबल वर्क्स इंक्लूडिंग द बुकर प्राइज विनिंग नॉवेल। बुकर प्राइज विनिंग नॉवेल भाई क्या है? कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना है, यहां से आप समझ पा रहे होंगे। ये बुकर प्राइज जो भी विनर आपके होते हैं, जो आपकी नॉवेल्स होते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है। तो बुकर प्राइज विनिंग, बुकर प्राइज विनिंग जो नॉवेल है, बहुत ही फेमस नॉवेल है, और हम लोग बिल्कुल इसको स्टैटिक के पार्ट पे डिस्कस करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बुकर प्राइज विनिंग नॉवेल है अरुंधति रॉय जी का। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कई बार हमारे एग्जाम का पार्ट रहा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है डियर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बिल्कुल देखिए, यहां पर भी बिल्कुल अवार्ड की बात हो रही है और सलमान रश्दी जी की हम बात करने वाले हैं। यहां पर अभी अरुंधति राय जी की बात हुई है, अब हम सलमान रश्दी जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल डियर, यहां पर ये अवार्ड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर सलमान रश्दी अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज, जर्मन पीस प्राइज दिया गया है हमारे सलमान रश्दी साहब को। लेखक सलमान रश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या पॉइंट, क्या फैक्ट निकल कर आएंगे, कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे? तो बिल्कुल चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं। ऑथर सलमान रश्दी, ऑथर, 1 सेकेंड इस ऑथर सलमान रश्दी awarded a prestigious German Peace Prize, German Peace Prize, जर्मन पीस प्राइज से ऑनर किया गया है, अवॉर्डेड। डियर अगर हम यहां पर बात करें साहित्यिक कार्यों के लिए उनका कौन सा ऐसा संकल्प के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कांस्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ, कांस्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ के लिए, कांस्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ। फाइनल आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ऑथर सलमान रश्दी, जर्मन पीस प्राइज इनको दिया गया है, कांस्टेंट थ्रेट
टू हिज लाइफ, कांस्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जर्मन पीस प्राइज की बात हो रही है, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट इज हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करें डियर, ये पीस प्राइज जो जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा दिया जा रहा है, इंडाउंड विद द कितना अमाउंट की यहां पर बात हो रही है, ये डियर यहां पर जो अमाउंट इसका निकल कर आ रहा है इंडाउंड इज, ये है आपका $27,300, $27,300। अगर हम यूरो में बात करें तो 25,000 यूरो, ठीक है, यूरो में बात करें 25,000 यूरो, ये यहां पर पीस प्राइज निकल कर आएगा। सेरेमनी ऑफ द, ये जो सेरेमनी होगी अवार्ड सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी डियर, कलर चेंज कर लेते हैं, ये अवार्ड सेरेमनी फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में अक्टूबर में होनी है, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में अक्टूबर में होनी है, एक समारोह में दिया जाएगा और ये फ्रैंकफर्ट अक्टूबर में होगी। 22 अक्टूबर अगर हम डेट की बात करें, 22 अक्टूबर 2023 को फाइनली ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, है ना। यू वुड रिसीव द अवार्ड फ्रैंकफर्ट ऑन 22 अक्टूबर 2023। अमाउंट की बात करें, अवार्ड सेरेमनी आपकी हो गई फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में होगा फाइनली 27,300 $27,300 या अपर अमाउंट है। और अगर हम यूरो में बात करें 25,000 यूरो। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। आई होप चलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट बात करें, दिस प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। डियर अगर हम इस प्राइज की बात करें तो ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। रिकॉग्नाइज अ पर्सनालिटी कमिटमेंट टू सर्विंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस एंड कल्चर्स थ्रू देयर वर्क, यानी ये पुरस्कार अपने काम के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, 1950 में इसे क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आई होप बिल्कुल आप क्लियर कर पा रहे होंगे। जर्मन पीस प्राइज 1950 में आपका क्या हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है डियर, 1950 डन है इतना सभी को, इतना क्लियर है आप सभी को। ठीक है, अमाउंट भी डिस्कस हो गया है, 1950 में ये एस्टैब्लिश किया गया है। तो डियर लास्ट ईयर बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर द अवार्ड वेंट टू, लास्ट ईयर ये अवार्ड किसे मिला था, लास्ट ईयर ये अवार्ड यूक्रेनी लेखक हैं, यूक्रेनियन राइटर, यूक्रेनियन ऑथर सेरही जदान को दिया गया था। सेरही जदान को ये प्राइज लास्ट ईयर दिया गया था। ठीक है डियर, ये लास्ट पॉइंट भी आप यहां पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। क्या फैक्ट्स और क्या पॉइंट बनने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से हम लोग इनको कनेक्ट करेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है ना। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। डियर अगर हम बात करें पूर्वी चंपारण जिले में, पूर्वी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हो रहा है, ईस्ट चंपारण इन बिहार, ईस्ट चंपारण इन बिहार।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 20 जून को शुरू हुआ है ना, 20 जून को क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। डेट हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस एज अ इन्फो है। चलिए इसी के साथ और भी पॉइंट्स निकल कर आएंगे। क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, चलिए फटाफट से देखते हैं। बोल रहे द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3 स्टोरीड विराट रामायण टेम्पल विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 तक ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली एस्टिमेटेड कॉस्ट डियर हमें ध्यान रखनी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी कितनी बोली गई है, एस्टिमेटेड कॉस्ट 500 करोड़। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 500 करोड़। द टेम्पल विल बी टॉलर देन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी की अगर हम मंदिर की बात करें, 12th सेंचुरी का 12th सेंचुरी का अगर हम बात करें, अंगकोर वाट मंदिर, अंगकोर वाट मंदिर जो कि कहां पर है, 12th सेंचुरी का अंगकोर वाट बहुत ही फेमस है। अंगकोर वाट टेम्पल डायरेक्टली कई बार एग्जाम में स्टैटिक पार्ट पे पूछा गया है डियर। अंगकोर वाट टेम्पल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम्स हो, फाइनली एसएससी की हम बात करें है ना, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करें, इस तरह के स्टैटिक फैक्ट पूछ दिए जाते हैं जो भी न्यूज में रहते हैं। ठीक है डियर, ये जो मंदिर है ये कहां पर है भाई, कंबोडिया में है। कंबोडिया, कंबोडिया का बहुत फेमस टेम्पल है अंकोर वाट टेम्पल। 12th सेंचुरी में ये क्या हुआ था, यह मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी के अंकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होगा। ठीक है डियर, ये उससे भी ऊंचा होगा। 2025 तक तैयार होने की बात की गई है। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, 500 करोड़ है ना। कंप्लीटेड कब तक होगा, कंप्लीट होने की बात की गई है, कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 के एंड तक फाइनली ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ऐड कर पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ और पॉइंट देख लेते हैं। क्या पॉइंट है, द टेम्पल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 3.76 लाख स्क्वायर फीट लैंड। भाई यहां पर बात करें कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो लैंड कितना है, लैंड की बात की गई है। लैंड यहां पर है 3.76 लाख स्क्वायर फीट है ना, लाख स्क्वायर फीट। पूर्वी चंपारण जिले में है। पूर्वी चंपारण जिले में काठियावाली भौरा विलेज है अंडर द कल्याण और ब्लॉक ऑन केसरिया चकिया रोड इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट अबाउट 120 किलोमीटर ऑफ द स्टेट कैपिटल पटना, है ना। पटना से अगर हम बात करें तो कितनी दूरी पर है, 120 किलोमीटर पटना से दूरी पर है। ठीक है डियर, राज्य की राजधानी पटना से लगभग अप्रॉक्स 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल पूर्वी चंपारण आपको ध्यान रखना है। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्पल विल हैव 12 डोम्स। भाई इसमें कितने, 12 गुंबद होंगे। द हाईएस्ट ऑफ विच विल बी 270 फीट टॉल, है ना, एंड 22 सैंक्टम सैंक्टोरम फॉर डिफरेंट डिटीज। 270 फीट ऊंचा होगा। हाइट की अगर हम बात करें तो यहां पर बोला गया है 270 फीट। फीट टॉल, है ना। यहां पर डोम्स की बात करें तो कितने हैं, 12 आपके डोम्स होंगे। फिर इसके बाद में हम बात करें और 270 फीट ऊंचा होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें सैंक्टम एंड सैंक्टोरम तो 22 आपके सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसे हम गर्भगृह बोल देते हैं डियर, तो ये आपके 22 होंगे फॉर डिफरेंट डिटीज। ठीक है डियर, तो ये भी पॉइंट आपको ऐड रखने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आप सभी को। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट बात करें डियर तो द रामायण टेम्पल्स आर्किटेक्चर इज इंस्पायर्ड बाय 3 टेम्पल्स विच इंक्लूड। किन टेम्पल से ये आपका इंस्पायर्ड है, तो इंस्पायर्ड है द अंकोर वाट कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया, है ना। कंबोडिया का टेम्पल जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, है ना, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, अंकोर वाट कॉम्प्लेक्स टेम्पल इन कंबोडिया फर्स्ट इज, है ना। तो ये टेम्पल का नाम आपको ध्यान रखना है और फाइनली ये ध्यान रखना है कि कहां पर है ये। और दूसरा टेम्पल है आपका रामानाथा स्वामी,
रामानाथा स्वामी, बिल्कुल रामानाथा स्वामी टेम्पल कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। रामानाथा स्वामी टेम्पल इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में है। और तीसरा है आपका मीनाक्षी सुंदरेश वॉरर टेम्पल इन मदुरई। तो ये तीनों टेम्पल से क्या है आपका इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड किन किन टेम्पल से? तो फर्स्ट इज आपका अंकोर वॉट कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया, ठीक है, इन कंबोडिया। दूसरे टेम्पल की हम बात करें रामानाथा स्वामी टेम्पल, रामानाथा स्वामी टेम्पल रामेश्वरम, ठीक है। नेक्स्ट इज हम थर्ड पॉइंट पे बात करें तो मीनाक्षी टेम्पल बोल देते हैं शॉर्ट में, मीनाक्षी टेम्पल। ये भी बहुत बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी भी स्टैटिक के पार्ट पे पूछा आता है। तो तीनों ही नेम आपको ध्यान रखने हैं कि कहां पर ये सिचुएटेड है और ये कहां पर है डियर, मदुरई। तो आई होप सारे पॉइंट आप फाइनली वन बाय वन कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है डियर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए एक बार स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो फाइनली क्या क्या पॉइंट देखें। सबसे पहले तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कंस्ट्रक्टेड है स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, 20 जून से शुरू हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहां पर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है ईस्ट चंपारण में, बिहार के ईस्ट चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। फिर नेक्स्ट इज हम लोगों ने देखा कंप्लीट 2025 तक होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 500 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 12th सेंचुरी के अंकोर वॉट टेम्पल से ये क्या है कंबोडिया में जो कि है ना, वो उस परिसर से ये क्या होगा, उस मंदिर से भी ये ऊंचा होगा। ये बात यहां पर की गई है। नेक्स्ट इज अगर हम देखें तो यहां पर लैंड कितना है, 3.76 लाख स्क्वायर फीट यहां पर लैंड है ना। यहां पर हम बात करें तो पटना से अप्रॉक्स ये 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट इज हम बात करें तो 270 फीट ये टॉल है, 12 डोम्स होंगे और 22 यहां पर गर्भगृह होंगे। ये बात की गई है, विभिन्न देवताओं के यहां पर 22 गर्भगृह होंगे। नेक्स्ट इज हम बात करें तो यहां पर 3 टेम्पल से ये इंस्पायर्ड है। एक अंकोर वॉट कॉम्प्लेक्स कंबोडिया में जो है, एक रामानाथा स्वामी टेम्पल जो कि रामेश्वरम में है, और एक मीनाक्षी टेम्पल है जो कि आपका मदुरई में है, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। इसी के साथ ही अगर हम बात करें स्टैटिक पार्ट की तो डियर चलते हैं स्टैटिक पार्ट की तरफ। स्टैटिक पार्ट में आज हम जल जीवन मिशन लेकर आए हैं। जल जीवन मिशन डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर। अमाउंट जो यहां पर दिया जाता है, लोकेट किया जाता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं जल जीवन मिशन की। ये मिशन अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्चिंग क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कब लॉन्च हुआ, सारी की सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। लॉन्चिंग की बात करें डियर तो लॉन्च हुआ 15 अगस्त 2019 में, 15 अगस्त 2019 को यह लॉन्च किया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कम्स अंडर मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आएगा। बजट आउटले अगर हम 2023-24 में बात करें तो डियर ये अमाउंट अब बढ़कर 70,000 करोड़ हो गया है। लास्ट ईयर यही अमाउंट कितना था? 60,000 करोड़ था, है ना। लास्ट ईयर ये अमाउंट 60,000 करोड़ था। तो मैं बोलता था भैया ध्यान रखो, है ना। अब इस बार बजट में इसको 60,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 70,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या बात कर रहे हैं, टू सप्लाई 55 लीटर्स ऑफ वाटर पेट पर्सन पर डे, पेट पर्सन पर डे 55 liters of water to every rural households through functional households tap connection 2024 by water tap connection 100% water tap connection के टारगेट को अचीव करने को लेकर ये फाइनली क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, इसका सप्लाई करना 55 लीटर ऑफ वाटर पेट पर्सन पर डे, ठीक है डियर, एवरी रूरल हाउसहोल्ड्स, ठीक है। चलिए इसके साथ ही कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम बात करें रूरल वाटर सप्लाई की तो ये कब से स्टार्ट हुआ था डियर? रूरल वाटर सप्लाई 1972 से फाइनली स्टार्ट किया गया था विद लॉन्च एक्सेलरेटेड रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, है ना। सबसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो यहां पर ये स्टार्ट हुआ था, क्या स्टार्ट हुआ था? एक्सेलरेटेड रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है, ARDWP, ठीक है, एक्सेलरेटेड रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। स्टैटिक फैक्ट की बिल्कुल बात हो रही है। इट वॉज रीनेम्ड एज, फिर इसे रीनेम किया गया 2019 में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम से, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम से इसे क्या किया गया? रीनेम किया गया, यानी NRDWP, है ना। पहले ये ARDWP था, फिर ये NRDWP हुआ। आई होप बिल्कुल एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। इन 2009 में ये आपका क्या हुआ? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम।
द मोदी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड, इन्होंने क्या कर दिया, NRDWP, है ना, इन्होंने क्या कर दिया, NRDWP कर दिया इनटू जल जीवन मिशन इन अगस्त 2019, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल आप क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, फिर देखिए यहां पर फंडिंग की बात करें तो फंडिंग टोटल कितनी है, फंडिंग है 3.60 लाख करोड़, फंडिंग कितनी है 3.60 लाख करोड़। ओवर 11 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स, ओवर 11 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स हैव एक्सेस टू टैप वाटर, टैप वाटर तक एक्सेस जो है, पहुंच है, वो कितने हाउसहोल्ड्स तक पहुंची है, तो 11 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स तक ये ये आपकी एक्सेस पहुंची है। 123 डिस्ट्रिक्ट एंड मोर देन 1.53 विलेजेस, 123 डिस्ट्रिक्ट 1.53 विलेज रिपोर्टेड हर घर जल, है ना, हर घर जल ये रिपोर्ट किया गया है। 123 डिस्ट्रिक्ट एंड मोर देन 1.53 विलेज ने रिपोर्ट किया है। अगर हम बात करें डियर, यहां पर लास्ट इज जो बात हो रही है, बुरधनपुर एमपी का फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट है। हर घर जल सर्टिफाइड जो डिस्ट्रिक्ट है वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाता है ना, स्टैटिक पार्ट हो गया। तो फाइनली ये है बुरधनपुर, एमपी का एक ये डिस्ट्रिक्ट है बुरधनपुर, तो इसका नाम ध्यान रखना है आपको, बुरधनपुर, ठीक है डियर, बुरधनपुर, बर्धनपुर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में बर्धनपुर आएगा, और ये एमपी का आपका फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट है। हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल के लिए इसको सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, सर्टिफाइड किया गया है, सर्टिफाइड। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो डियर ये हमारा स्टैटिक का पार्ट था आज का, जल जीवन मिशन। फाइनली हमने लॉन्चिंग देखी, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, बजट में कितना अमाउंट रखा गया है, 17,000 70,000 करोड़ का अमाउंट रखा गया है। 60,000 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार आप 70,000 करोड़ आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव देखा और फाइनली ये सारे स्टैटिक फैक्ट देखते हुए अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 1972 स्टार्टिंग हुई, फिर 2009 में इसका नाम चेंज करके नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम किया गया, है ना। तो डियर इस तरह से हम फाइनली इसको देखते हुए ये स्टैटिक फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, बिल्कुल आप लोग ईमानदारी के साथ अपने आंसर्स चेक करते जाएंगे कि आपने कितने आंसर्स सही किए हैं, और उनको बाद में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मेरे कितने सही हुए हैं और कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल डियर स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज, What is the theme of the International Day of Yoga this year? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या रहा है ना। ऑप्शंस यहां पर आपके अवेलेबल हैं, योगा फॉर पीस एंड हार्मनी, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर ग्लोबल यूनिटी। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट होता है अब, टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर निकल कर यहां पर क्या आएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, who has been appointed as the part-time non-executive chairman of Axis Bank? एक्सिस बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं NS विश्वनाथन, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या फिर उर्जित पटेल। बिल्कुल क्लियर, चलिए तो बिल्कुल स्टार्ट करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर NS विश्वनाथन। नेक्स्ट इज, When was the Indian Oil Corporation founded? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1955, 1959, 1963। और जैसा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है तो डियर आप सभी को पता है एविएशन फ्यूल के लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है, कहां पर? हरियाणा में। और कौन सी कंपनी यहां पर ये प्लांट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से लगा रही है? LanzaJet। कौन सा है? LanzaJet, ठीक है डियर, LanzaJet। और फाइनली यहां पर ये स्टैटिक पार्ट हो जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है आईओसी का वो कब हुआ है, ठीक है। तो डियर यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 1950, 1955, 1959 या फिर 1963। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, बिल्कुल टाइम स्टार्ट होता है, टाइम स्टार्ट नाउ। बात करें डियर तो राइट आंसर आपका 1959 हो जाएगा। 1959 में आपका क्या हुआ? फाउंडेड हुआ था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। चले नेक्स्ट इज, Who addressed the Hindu American Summit at the US Capitol Hill? US कैपिटल हिल में हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी,
इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन या फिर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस? टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर डियर आपका हो जाएगा हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी। ठीक है डियर, बिल्कुल। देखिए आंसर्स को हमने टिक नहीं किया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज आंसर्स को टिक करते चलते हैं, ठीक है। तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम फर्स्ट आंसर था हम लोग का। सेकंड इज आपका एनएस विश्वनाथन। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर 1959 आपका हो गया, यहां पर हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी। एंड नेक्स्ट इज हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु विल लीड द नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया? भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय उत्सव का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या नन ऑफ द अबव? तो टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24? बिल्कुल अभी लेटेस्ट में ही हम लोगों ने ये न्यूज डिस्कस की थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं 12.73%, 11.18%, 10.00% या फिर 14.50%। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा क्या? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर अगर हम देखें तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 12.73%, 12.73%। नेक्स्ट इज हु इनॉग्रेटेड द 11 फ्लाईओवर फ्रॉम दिल्ली टू पानीपत? दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। टाइम स्टार्ट नाउ। बात करें राइट आंसर की तो नितिन गडकरी साहब ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नितिन गडकरी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नेट मेंबर्स were added by EPFO in April this year according to the provisional payroll data? अंतिम पेरोल डेटा के अनुसार इस वर्ष अप्रैल में ईपीएफओ द्वारा कितने शुद्ध सदस्य जोड़े गए हैं? ये ईपीएफओ की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ की बात हो रही है। तो डियर बात करें ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं 13.40 लाख मेंबर्स, 17.20 लाख मेंबर्स, 30.60 लाख मेंबर्स या फिर 10.80 लाख मेंबर्स। तो राइट आंसर की बात करें तो यहां पर बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर अगर हम देखें तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका 17.20 लाख मेंबर्स। नेक्स्ट इज वेयर विल मीराबाई चानू एंड विंध्या रानी देवी अंडरगो ट्रेनिंग? मीराबाई चानू और विंध्या रानी देवी कहां प्रशिक्षण लेंगी? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं लंदन यूके, सेंट लुइस यूएसए, टोक्यो जापान या फिर बीजिंग चाइना। तो टाइम स्टार्ट नाउ। बात करें डियर राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका सेंट लुइस यूएस, सेंट लुइस यूएस। ठीक है डियर, इसी के साथ चलते हैं हम आज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रीजन आर द इंडियन नेवी शिप्स विजिटिंग टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम? भाई वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज किस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं? आर्कटिक ओशियन रीजन, पैसिफिक ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन या फिर मेडिटेरियन सी रीजन? तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। आर्कटिक ओशियन रीजन, पैसिफिक ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन या फिर मेडिटेरेनियन सी रीजन? यार अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर निकल कर आएगा इंडियन ओशियन रीजन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट नाउ, इंडियन ओशियन रीजन आपका राइट है। ठीक है डियर, तो डियर ये था हमारा क्वेश्चन का सिलसिला। अब हम चलते हैं लास्ट डे के कल के क्विज आंसर की तरफ कि कल के क्वेश्चन के क्विज का राइट आंसर क्या था। तो डियर राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए, ललिता नटराजन। ठीक है, ललिता नटराजन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था हमारा, हु हैज वॉन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स 2023 इकबाल मसीह अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर? ऑप्शंस यहां पर हैं ललिता नटराजन, माही सिंह, केसर मलिक या फिर आपका धनश्री सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ललिता नटराजन हो जाएगा। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से विनर हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहां पर आ जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन आपका ये दिया हुआ है, चेन्नई बेस्ड लॉयर हैं एंड एक्टिविस्ट ललिता नटराजन हैं, फाइनली हैज वॉन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स 2023
इकबाल मसीह अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए फाइनली इनको दिया गया है। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फाइनली पीडीएफ सेशन कंप्लीट होने पर आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, वहां से जाकर आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और फाइनली आप जो भी पॉइंट्स स्किप हुए हैं या आप पीडीएफ अपने नोट्स को क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी, है ना यार? बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से पीडीएफ को जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने विनर की तरफ, देखते हैं हमारे विनर कौन होने वाले हैं। तो डियर हम चलते हैं फर्स्ट विनर की तरफ। फर्स्ट विनर बिल्कुल राहुल कुमार हो रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं, आंसर्स भी करते हैं, है ना? फाइनली तो बिल्कुल सबसे पहले अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इन्हीं का राइट आंसर आया। तो राहुल कुमार आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं। तो डियर बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, ललिता नटराजन इन्होंने सबसे पहले बिल्कुल राइट स्पेलिंग के साथ टाइप किया है। तो राहुल कुमार आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। तो सेकंड विनर है हमारे खुशबू मंडल, सेकंड विनर हो रही हैं ललिता नटराजन। और डियर बिल्कुल टाइम आप देख पा रहे होंगे, उनका टाइम आपको 1 मिनट दिख रहा था, यहां पर 58 सेकंड्स एगो दिख रहा है आपको। तो खुशबू मंडल हमारी सेकंड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट इज चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर हमारी संचिता गुप्ता हैं। बिल्कुल आप टाइम देख पा रहे होंगे 39 सेकंड्स, है ना? बहुत ही मुश्किल होता है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड विनर को अनाउंस करना, फाइनली सेकंड्स के डिफरेंसेस होते हैं, है ना? तो इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है। संचिता गुप्ता बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, है ना, चाहे हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें या अदर बात करें। ठीक है, तो यह आज की हमारी थर्ड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वॉलंटियर्स की तरफ। वॉलंटियर्स में 3 पर्सन आ रहे हैं, 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया है यहाँ पर। मोनजीत बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। ललिता नटराजन बिल्कुल राइट आंसर किया है इन्होंने 17 सेकंड्स अगो। एंड इसके बाद हम बात करें जैष्णवी गौतम। जैष्णवी गौतम बिल्कुल इन्होंने भी राइट आंसर किया है और बिल्कुल इनका 16 सेकंड्स अगो है। और रोहित सिंह की बात करें तो ये 15 सेकंड्स अगो है। ललिता नटराजन, तो ये तीनों ही आज के हमारे वॉलंटियर हैं, मोनजीत, जैष्णवी और रोहित सिंह। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेट्स डियर, इसी तरह के पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है डियर, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनको रिकॉग्निशन मिला और जिनको नहीं मिला उनको भी मिलेगा, है ना? क्योंकि हम लोग बिल्कुल चलने वाले हैं अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। ठीक है डियर, तो फटाफट से, दैट इज ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, हाउ मेनी मिलियन पीपल आर वर्किंग एज फोर्स्ड लेबरर्स इन इंडिया? डियर जो भी न्यू व्यूअर है मैं इनको बता दूं, जो भी क्विज क्वेश्चन आपको दिख रहा है फाइनल सेशन एंड अप होने पर आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करना है ना? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है, लाइव वाले चैट बॉक्स में नहीं। रियल जो होता है 2 चैट बॉक्स आपके रहते हैं, तो आपको फाइनल सेशन एंड अप होने पर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। जो सबसे पहले टाइप करेगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड वॉलंटियर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है डियर, तो चलिए ये है हमारा आज का क्विज क्वेश्चन। इसी के साथ डियर हम लोग सेशन को, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है, फ्रूटफुल रहा है, तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अदर मेंबर्स के साथ फाइनली शेयर करें, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। तो डियर थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर।